नमस्कार। कल हमने देखा था दो समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो अब आज हम करेंगे पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। ठीक है, देखिए पूरक समुच्चय क्या होता है। माना U सार्वत्रिक समुच्चय है और A एक अरिक्त समुच्चय है। माना कि U सार्वत्रिक समुच्चय है, A कोई भी एक अरिक्त समुच्चय है, तब समुच्चय A का पूरक सार्वत्रिक समुच्चय के ऐसे अवयवों का समुच्चय होता है जो समुच्चय A में विद्यमान नहीं है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं A डैश या A कॉम्प्लीमेंट द्वारा, अर्थात A डैश इक्वल। इसको देखिए मैं नियम रूप में लिख रहा हूं। नियम रूप में लिखेंगे तो A डैश बराबर, हमने कहा है सार्वत्रिक समुच्चय के ऐसे अवयवों का समुच्चय जो समुच्चय A में विद्यमान नहीं है। तो इसको अपन लिख देते हैं U माइनस A, और नियम रूप में अगर लिखूंगा तो X सच दैट X एलिमेंट है सार्वत्रिक समुच्चय का, और ये सार्वत्रिक समुच्चय का ऐसा एलिमेंट है जो A में नहीं। तो हमने लिख दिया X सच दैट X बिलोंग्स टू U, X डज नॉट बिलोंग्स टू A। ठीक है भाई, ये अपने पास में A डैश आ गया पूरक समुच्चय। वेन आरेख की चर्चा करें हम इसकी, तो देखिए वेन आरेख किस प्रकार से बनेंगे। सबसे पहले आपके पास में ये कोई यूनिवर्सल सेट है और इसका एक सबसेट है A। ठीक है, तो अब आपने A डैश में क्या कहा है, सार्वत्रिक समुच्चय के ऐसे अवयवों का समुच्चय जो A में विद्यमान नहीं है। यानी सीधी सी बात है, इस सार्वत्रिक समुच्चय में से A को अगर हम छोड़ देंगे तो ये बाकी का जो भाग बचेगा ना, ये जो पूरा छायांकित भाग है, इसको आप लोग कहते हैं पूरक समुच्चय, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ये इस छायांकित भाग को पूरक समुच्चय कहते हैं। ये A डैश आपको मिल गया। नेक्स्ट अब हम देखेंगे De Morgan के नियम। De Morgan के नियम, De Morgan's लॉ। ठीक है, देखिए De Morgan का नियम क्या होता है। माना कि कोई भी दो समुच्चय है A और B, तब A यूनियन B का होल डैश इक्वल टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश, और सेकेंड आपके पास में है A इंटरसेक्शन B का होल डैश इक्वल टू A डैश यूनियन B डैश। ये अपने पास में De Morgan के नियम आ गए। इसके बाद में हम देखते हैं दो समुच्चयों का सममित अंतर। दो समुच्चयों का सममित अंतर, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। दो समुच्चयों का सममित अंतर, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। देखिए क्या होता है। माना कि कोई दो समुच्चय है A और B, तब इन दोनों समुच्चयों का जो सममित अंतर है, इस सममित अंतर को हम रिप्रेजेंट करते हैं A सिमेट्रिक B या A डेल B के द्वारा। तो परिभाषित करते हैं इसको इस प्रकार से, A डेल B इक्वल टू होता है A माइनस B यूनियन B माइनस A। और इस सममित अंतर को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं A डेल B इक्वल टू A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B। ठीक है भाई,
ये बन गया आपके पास में दो समुच्चयों का सममित अंतर, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, या ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इसी को आप लोग दो समुच्चयों का सममित अंतर कह रहे हैं। इनका दोनों का मतलब एक ही होता है। अब वेन आरेख देखते हैं हम लोग, देखिए। तो सपोज ये आपका यूनिवर्सल सेट है। अब आपके पास में यहाँ दो समुच्चय हैं, ए और बी। अब देखिए आपने यहाँ कहा है ए माइनस बी, हम जानते हैं ये वाला जो भाग बनेगा ये क्या बनेगा, ए माइनस बी। दूसरा है बी माइनस ए, तो यहाँ ये वाला जो भाग है ये बन गया बी माइनस ए, ठीक है। ए माइनस बी माइनस ए, और दोनों का यूनियन कर दिया। तो जो पूरा छायांकित भाग है ये रिप्रेजेंट कर रहा है सममित अंतर को, ए डेल बी को ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है भाई। अब कुछ एग्जांपल्स हम करेंगे। तो पहले एग्जांपल हम करते हैं, देखिए। पहले एग्जांपल है, यदि ए बी तथा सी तीन समुच्चय हैं तो सिद्ध कीजिए। और फर्स्ट एग्जांपल में भी फर्स्ट है, ए क्रॉस बी यूनियन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। इसे हमें सिद्ध करना है, ए क्रॉस बी यूनियन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो देखिए भाई, अब प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे। देखो यहाँ पर ए बी सी कोई भी तीन समुच्चय हैं, और तो ए क्रॉस बी यूनियन सी कोई एक समुच्चय बनेगा, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी ये भी कोई एक समुच्चय बनेगा। तो कोई भी दो समुच्चय बराबर होने का मतलब हम जानते हैं कि दो समुच्चय बराबर होते हैं यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में विद्यमान हो, बी का प्रत्येक अवयव ए में विद्यमान हो, तो समुच्चय ए और बी को हम समान समुच्चय कहते हैं। यानी कि अगर मैथमेटिकली हम कहें उनको, तो ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, इसका मतलब ए सबसेट हो बी का। फिर आपने कहा बी का प्रत्येक अवयव ए में विद्यमान हो, यानी कि बी सबसेट हो ए का। तो आपने कहा है कि ए और बी दोनों समान समुच्चय कहलाते हैं, यानी कि ए इक्वल टू बी है। ए सबसेट हो बी का, बी सबसेट हो ए का, तो ए इक्वल टू बी हो जाएगा। यानी यहाँ पे करना क्या है, एलएचएस सबसेट हो जाए आरएचएस का, आरएचएस सबसेट हो जाए एलएचएस का। तो हम लोग क्या कहेंगे, ये एलएचएस आरएचएस कैसी है, बराबर है। तो देखिए अब एलएचएस को सबसेट करते हैं हम आरएचएस का। अब एलएचएस को आरएचएस का सबसेट करने के लिए क्या करेंगे, एलएचएस का कोई भी एक आर्बिट्री एलिमेंट लेंगे। अब एलएचएस से कोई भी एक आर्बिट्री एलिमेंट का मतलब, अब यहाँ पर देखिएगा एक क्रॉस है, क्रॉस का मतलब कार्तीय गुणन हो गया। तो कार्तीय गुणन हो गया तो एक एलिमेंट का मतलब हो गया यहाँ पर एक क्रमिक युग्म से। तो एक एलिमेंट का मतलब आप लोग एक क्रमिक युग्म लेंगे, तो माना एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी यूनियन सी। माने कि ए क्रॉस बी यूनियन सी का एक एलिमेंट है एक्स वाई, और क्रमिक युग्म की परिभाषा से हम जानते हैं कि एक्स वाई अगर ए क्रॉस बी यूनियन सी का एलिमेंट है, इसका मतलब एक्स एलिमेंट होगा ए का और वाई एलिमेंट होगा बी यूनियन सी का। इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि एक्स एलिमेंट है ए का, वाई एलिमेंट है बी यूनियन सी का, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ एक्स बिलोंग्स टू ए तथा वाई एलिमेंट है बी यूनियन सी का, इसका मतलब क्या हुआ कि या तो वाई बी का एलिमेंट है या वाई सी का एलिमेंट है। तो वाई बिलोंग्स टू बी या वाई बिलोंग्स टू सी, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ, बंटा नियम का प्रयोग करेंगे हम लोग। बंटा नियम लगाएंगे तो एक बार को एक्स बिलोंग्स टू ए तथा यहां से ले लेंगे वाई बिलोंग्स टू बी। फिर यहां या था तो हमने लिखा या एक्स बिलोंग्स टू ए तथा
y बिलोंग्स टू C। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ, देखो x एलिमेंट है A का, y एलिमेंट है B का, इसका मतलब xy एलिमेंट है A क्रॉस B का, या x एलिमेंट है A का, y एलिमेंट है C का, इसका मतलब xy एलिमेंट है A क्रॉस C का। इफ एंड ओनली इफ, अब देखिए xy या तो A क्रॉस B का एलिमेंट है या A क्रॉस C का एलिमेंट है, चाहे कोई से का भी हो, दोनों का अगर यूनियन कर दें तो यूनियन का एलिमेंट तो बनेगा xy। xy एलिमेंट है A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C का। ध्यान दीजिए भाई, एक्स वाई को हमने एलिमेंट लिया A क्रॉस B यूनियन C का, तो एक्स वाई एलिमेंट आ गया A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C का। यानी जब आपने एक्स वाई को एलएचएस का एलिमेंट लिया तो ये आरएचएस में भी विद्यमान है, हमने यहाँ देखा है, इसका मतलब एलएचएस सबसेट हो गई आरएचएस का। और इसका बिलोंग भी सत्य है ना, हमने यहाँ लिखा है इफ एंड ओनली इफ, अगर ये सत्य है तो ये भी सत्य है, और ये सत्य है तो ये भी सत्य है, तो इसका उल्टा भी सत्य होगा, बिलोंग भी सत्य होगा। तो बिलोंग सत्य होने का मतलब आरएचएस सबसेट हो जाएगी एलएचएस की। अब आर इसलिए दोनों बराबर हो जाएगा, तो ए क्रॉस बी यूनियन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। ठीक है, ये मैं सिद्ध कर रहा हूं। अब हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ठीक है, देखिए इसको प्रूव करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले एलएचएस का एक एलिमेंट लेंगे, तो माना एक्स वाई एलिमेंट है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी का। ठीक है, अब देखिए इसको हल करेगा हम, तो इफ एंड ओनली इफ एक्स एलिमेंट है ए का, वाई एलिमेंट है बी इंटरसेक्शन सी का। एक्स एलिमेंट है ए का, वाई एलिमेंट है बी इंटरसेक्शन सी का। इफ एंड ओनली इफ एक्स एलिमेंट है ए का, वाई बी इंटरसेक्शन सी का एलिमेंट है, इसका मतलब वाई बी और सी दोनों का एलिमेंट है, तो वाई एलिमेंट है बी का तथा वाई एलिमेंट है सी का। इफ एंड ओनली इफ, अब देखिए बंटन नियम लगाएंगे हम लोग, यहाँ बंटन नियम लगाएंगे तो क्या बनेगा भाई, x बिलोंग्स टू a तथा y बिलोंग्स टू b, तथा एक बार इसको लेंगे x बिलोंग्स टू a तथा y बिलोंग्स टू c। इफ एंड ओनली इफ, हाँ भाई x एलिमेंट है a का, y एलिमेंट है b का, इसका मतलब एक्स वाई एलिमेंट है ए क्रॉस बी का तथा एक्स वाई एलिमेंट है ए क्रॉस सी का। इफ एंड ओनली इफ एक्स वाई एलिमेंट है, देखो ए क्रॉस बी का एलिमेंट भी है, ए क्रॉस सी का एलिमेंट भी है, दोनों का एलिमेंट है, मतलब दोनों में कॉमन हो गया। कॉमन का मतलब इंटरसेक्शन, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ठीक है भाई, अब देखिएगा आपने जैसे एक्स वाई को एलएचएस का एलिमेंट लिया, आरएचएस में मिल गया, और इसका बिलोंग भी सकते हैं। अगर इधर से शुरू स्टार्ट कर दे तो आरएचएस का एलिमेंट एलएचएस में, मतलब एलएचएस सबसेट आरएचएस का, आरएचएस सबसेट एलएचएस का, इसलिए दोनों बराबर हैं। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू
ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ये हमें सिद्ध करना था। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल हम करते हैं। यदि एबीसीडी को 4 समुच्चय हैं तब हमें सिद्ध करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी। इसे हमें सिद्ध करना है। देखिए एलएचएस का एलिमेंट लेंगे सबसे पहले हम लोग। तो माना एक्स वाई एलिमेंट है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी का। इसका मतलब क्या होगा, इंटरसेक्शन का मतलब दोनों का कॉमन एलिमेंट है, यानी एक्स वाई ए क्रॉस बी का एलिमेंट भी है और एक्स वाई सी क्रॉस डी का एलिमेंट भी है। इफ एंड ओनली इफ एक्स वाई एलिमेंट है ए क्रॉस बी का तथा एक्स वाई एलिमेंट है सी क्रॉस डी का। इफ एंड ओनली इफ, अब देखिए एक्स वाई ए क्रॉस बी का एलिमेंट है, इसका मतलब क्या होगा, एक्स एलिमेंट है ए का और वाई एलिमेंट है बी का। एक्स बिलोंग्स टू ए तथा वाई बिलोंग्स टू बी तथा यहां से भी देखो क्रमिक युग्म एक्स वाई है, जो एलिमेंट है सी क्रॉस डी का। इसका मतलब एक्स एलिमेंट है सी का, वाई एलिमेंट है डी का। एक्स एलिमेंट है सी का, वाई एलिमेंट है डी का। अब बंटन नियम का प्रयोग करके हम एक्स वाले टर्म्स को एक जगह कर लेंगे, तो वाई के जो टर्म्स हैं इनको एक जगह कर लेंगे, तब ये आपके पास में बनेगा x belongs to a तथा x belongs to c तथा y belongs to b तथा y belongs to d। x वालों को एक जगह लिख लिया, y को एक जगह लिख लिया। इफ एंड ओनली इफ, अब देखिए x a का एलिमेंट भी है और x c का एलिमेंट भी है, दोनों का एलिमेंट है, यानी दोनों का कॉमन एलिमेंट बन गया। और कॉमन का मतलब हो जाएगा a इंटरसेक्शन c। इसी प्रकार से y b और d का कॉमन एलिमेंट है, इसका मतलब y एलिमेंट है b इंटरसेक्शन d का। इफ एंड ओनली इफ x एलिमेंट है, देखिए किसका, x y क्रमिक युग्म बन जाएगा ना, एक x है दूसरा y है, तो क्रमिक युग्म x y एलिमेंट बन जाएगा किसका, तो x a क्रॉस c का एलिमेंट है, y b क्रॉस d का एलिमेंट है। इसका मतलब x y a इंटरसेक्शन c क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी का एलिमेंट है। ठीक है भाई, बन गया। इसलिए ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी, ये हमें सिद्ध करना था। धन्यवाद। नेक्स्ट कर देते हैं।